हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज हम साइकोलॉजिस्ट एंड थीरीज में एक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेड साइको एनालिटिकल थीरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे और आई एम योर प्रेजेंटर सावित्री देवी एम तो ये जो थीरी है फ्रेड साइको, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ऑल दीज थीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ मैं आज ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। अगर अभी तक आपने ये जो 12 डिफेंस मैकेनिज्म्स, ये इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली वॉच इट आउट, क्योंकि अगर जब भी मैं यहाँ जो मीनिंग्स यूज कर रही हूँ अबाउट यू विल बी एबल टू रिलेट अच्छी तरह। अगर नहीं देखे तो प्लीज वॉच आउट फॉर दैट। ओके, तो नाउ मूविंग टू हमारे ये फ्रेड्स साइको एनालिटिकल थीरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रेड बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट जो थे, तो ही केम अप विद दिस थियरी। तो हम देखेंगे पहले, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड साइको एनालिसिस। व्हाट इज साइको एनालिसिस? क्या है ये वर्ड? साइको एनालिसिस जब हम बोलते हैं, ये भी एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी होती है दैट फोकसेस ऑन treating mental disorders by recognizing the relationships between the conscious mind and the unconscious mind. तो ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा स्लो मैं बता रही हूँ, क्योंकि यू शुड नो द टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे हमारे कॉन्शियस माइंड क्या होती है, अनकॉन्शियस माइंड क्या होती है, ये फोकस ऑन ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। आई एम गोइंग इन डिटेल, ये चैप्टर थोड़ा टाइम लगेगा, द आई मीन दिस कॉन्सेप्ट, बट आई डोंट वांट टू हरी अप 10 मिनट में मैं पूरा कंप्लीट ना करना, आई डोंट वांट टू डू इट लाइक दैट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड पहले साइको एनालिसिस क्या होती है, आपको समझ में आ गया तो बाकी जो थ्योरी है और इजीली समझ में आ जाएगा। साइकोएनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ओके, ये क्या करता है, वो कौन से ऊपर फोकस करता है? फोकसिंग ऑन ट्रीटिंग द मेंटल डिसऑर्डर्स। और वो जो रिलेशन जो कुछ होती है ना, कॉन्शियस माइंड हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, वो इट फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्शियस माइंड में बोल रही हूँ, क्या होती है असल में, जो कुछ एवरीथिंग जो कुछ वी आर अवेयर ऑफ, आप में, हमारा सेंसेशन, हमारा परसेप्शन, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा बेसिक मेमोरीज जो कुछ अभी याद है, हमारा फीलिंग्स, अगर मैं पिंच करूंगी आपको सेंसेशन होती है ना, वो अवेयरनेस, योर अवेयर की हाँ मैंने पिंच कर रही हूँ, आपको दर्द लग रहा है, ये सब वाली बात, दिस एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर अवेयरनेस, आपको अवेयर हो कि हाँ ये हो रहा है, इसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। अनकॉन्शियस माइंड, थिंग्स वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ एट दैट मोमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ सोच ऐसे होते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, हमें याद है, हमको याद होते हैं लेकिन हम भूलना चाहते हैं। रिप्रेशन, आई टेल यू द वर्ड, यहाँ पे रिप्रेशन वाली बात होती है, जहाँ भी दे आर देयर समवेयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड में, बोलते हैं ना अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ऑलमोस्ट दे वो जो टर्म्स हम यूज करते हैं दे आर ऑल सिनोनिम्स। तो something that is very much in your mind, it comes only once in a while, or it doesn't, you don't know that it is really there in your mind, unconscious mind बोलते हैं। at that moment you don't know, you're not thinking of it at that moment, that means this moment। ओके, तो साइको एनालिसिस ये जो है, इट वाज फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रेड, हु वाज बोर्न इन 1856 और वो 1939 में गुजर गए। तो ये जो फ्रेड है, he believed that people could be cured by making conscious their unconscious thoughts, motivations, thus gaining insight। यानी लोगों को हम उनको कॉन्शियस, यानी उनको मालूम हो जाए कि उनके अनकॉन्शियस थॉट्स क्या है, उनका मोटिवेशंस क्या है, उनके अंदर ही अंदर वो क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में अगर उनको जान जाए तो हम लोगों को बहुत कुछ कुछ क्यूर भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए करके इनकी भावना है। तो एम ऑफ साइको एनालिसिस थेरेपी क्या होती है? व्हाट इज द एम ऑफ साइको एनालिसिस थेरेपी? ये जो कुछ होता है, इट इज टू रिलीज रिप्रेस्ड इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। देखो मैंने कल आपको रिप्रेशन वाली डिफेंस मैकेनिज्म बोली ना, रिप्रेशन क्या होती है, याद है? तो रिप्रेशन इज समथिंग वेयर
देखो, I put it here again. Repression is a type of psychological defense mechanism that involves keeping certain thoughts, feelings or urges out of your conscious awareness. तो वो अंदर ही अंदर आपके कुछ फीलिंग्स है, दैट विल ईट यू अप. कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें खा जाती है, इट मेक्स अस डिस्टर्ब्ड. और कुछ अर्जेस होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं, वो क्लियर नहीं होते, तो दैट दैट एक्चुअली हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट भी होता है बिना हमें मालूम. ओके, सो दैट्स वाई उनका कहना है कि ये जो साइको एनालिसिस थेरेपी जो कुछ होता है, ये जो रिप्रेस्ड इमोशंस एंड एक्सपीरियंस होते हैं, टू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, यानी वो अगर हम जान जाए तब बहुत आसानी होती है टू ट्रीट. ओके, तो फ्रेड बिलीव दैट द अनकॉन्शियस माइंड कुड स्टिल हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिहेवियर. तो इनका कहना है कि जो कुछ मेरे अनकॉन्शियस माइंड अंदर ही अंदर जो कुछ मेरे दिमाग में है, दैट हैज इट्स इन्फ्लुएंस मेरे बिहेवियर के ऊपर, वो इन्फ्लुएंस होती है. थिंग्स दैट द कॉन्शियस माइंड wants to keep hidden from awareness are repressed into the unconscious mind. यानी इनका कहना है कि जो कॉन्शियस माइंड, जो मेरा अब मैं हूँ, अगर मेरे ज़िंदगी में एक बैड इंसिडेंट हुआ लेकिन मैं वो ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती हूँ, तो आई ट्राई टू हाइड इट फ्रॉम माई अवेयरनेस, यानी मैं वो उसको याद नहीं करना चाहती हूँ, रिप्रेस करूँगी, है ना, इनटू माय. तो वो क्या होगा, इट गोज इनटू माय अनकॉन्शियस माइंड. अगर लेट्स से एक दिन एक लिजर्ड आके मेरे ऊपर गिर गया, मुझे लिजर्ड से बहुत यू नो आई एम स्केर्ड ऑफ लिजर्ड्स. तो क्या होता है, ये लिजर्ड वाली आई जस्ट आई कीप आई नो दैट, लेकिन वो फीलिंग जो कुछ मेरे रिप्रेश करती हूँ, हर रोज मुझे ये याद नहीं है कि हाँ लिजर्ड आके मेरे ऊपर गिरा, लिजर्ड आके मेरे ऊपर गिरा. लेकिन ये जो वो रिप्रेशन वाली बात होती है ना, आई कीप इट इन माई सब अनकॉन्शियस माइंड में, ये स्टोर हो जाता है कि आई वॉज एक्सट्रीमली स्केर्ड दैट डे जब वो लिजर्ड मेरे ऊपर गिरा. तो मैं क्या करूँगी, इट इज देयर इन माई अनकॉन्शियस माइंड. हर रोज हर मोमेंट याद नहीं होता वो, लेकिन द सेम क्या होती है, आई कैन से दैट बेस्ड ऑन दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई सी अ लिजर्ड आई एम वेरी स्कैर्ड, है ना, मुझे डर है कि हाँ यहाँ है क्या, वहाँ है क्या. तो वो जो मेरे बिहेवियर में बहुत कुछ चेंज हो जाता है धीरे धीरे विदाउट माई ओन कॉन्शियस बिहेवियर नहीं होता. अनकॉन्शियसली आई हैव आई एम स्केर्ड ऑफ लिजर्ड. तो कॉन्शियसली जब नॉर्मली जहाँ बाहर बाहर भी जाऊँ, कहीं भी लिजर्ड देखूंगी, तो ऑब्वियसली मैं टेंस हो जाऊंगी, है ना. दैट हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन माई बिहेवियर. दिस इज ऑल अबाउट योर. नाउ होप आपको समझ में आया कि रिप्रेशन क्या होती है, कॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड. देन वी विल मूव ऑन टू फ्रेड्स साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. तो ये जो Sigmund Freud है, he said that human personality is complex and has more than a single component. तो वो बोलते हैं कि ये जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और एक ही कंपोनेंट नहीं है पर्सनैलिटी, यानी बहुत सारे. आप टेल मी, यू आर मेड ऑफ सो मच ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. पर्सनैलिटी एक सिंगल चीज नहीं होती, right? So two basic factors which drive an individual and help in shaping him or his personality are love and aggression. यानी उनका कहना है वो दो फैक्टर्स होते हैं जो एक आदमी को उनके पर्सनैलिटी को शेप करने वाले, वो होते हैं प्यार और एग्रेशन. गुस्सा वाली बात एग्रेसिव बिहेवियर बोलते हैं ना, बहुत इरिटेट नो वेरी एग्रेसिव बोलते हैं, गुस्सा, ये सब आता है. हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल, तो ये दोनों हमारे ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर, हमारे माइंड्स के ऊपर, हमारे दिमाग के, हमारे सोच के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होती है. तो इरोस बोलते हैं, इट रिफर्स टू द इंटीमेट एंड पैशनेट लव बिटवीन टू पार्टनर्स. तो इनका कहना है, इन्होंने एक टर्म यूज किया, एरोस, यानी एक इट रिफर्स टू द इंटीमेट एंड पैशनेट लव बिटवीन टू पार्टनर्स. So it is often defined as a kind of madness which one experiences with his partner. Thantos का word भी इन्होंने लेके आए हैं. This was a figure in Greek mythology, but ये really exist नहीं हुआ as a person. ये जो Thantos जब बोलते हैं, it symbolizes death. तो फ्रेड ने what he believed, he believed that, as I said, love and aggression,
जैसे ही फ्रेड बिलीव दैट इरोस रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल्स इंस्टिंक्ट टू सर्वाइव एंड एरोस refers to an individual's determination to live where sex is a major driving force. तो eros erotic ऐसे that way you आपको याद भी रहेगा कि it means it's more of ना major driving force होती है about sex and all those stuff. Next thanatos जो कुछ होते हैं on the other hand represents aggression which ultimately leads to death. So that means aggressive behavior will always too much of hesitation जो that might always lead us to danger होता है, इसीलिए that thanatos बोलते हैं उसको. Okay, so that is what. बट हम these are few concepts आपको मालूम होना चाहिए what is eros, क्योंकि एग्जाम में आपको इनके ऊपर अभी तक ज़्यादा नहीं पूछे, एक दो बार ही पूछे थे. मोस्टली आईडी ईगो सुपर ईगो के बारे में बात करते हैं, लेकिन वी नेवर नो कि जब कॉन्सेप्ट है, अगर मैं फ्रेड का थियरी बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली उसमें कहीं से भी वो लोग दे सकते हैं हमें, है ना. तो वी शुड बी अवेयर. आईडी ईगो वो सुपर ईगो के ऊपर तो क्वेश्चन ज़रूर आ जा रहे हैं आजकल. Let's see, hope for the best. लेकिन you should know these concepts. और according to Fred, an individual mind has a fixed amount of desire towards sexual activity often called as libido. तो फ्रेड के हिसाब से उनका कहना है कि जो इंडिविजुअल होता है ही हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके ऊपर दे हैव फीलिंग्स, उसको इन्होंने एक नाम दिया है दैट इज कॉल्ड लिबिडो. So no two individuals will have similar desire for sexual activity and the same would vary as per an तो देखिए सोसाइटी में ऐसे हैं कि हर लोग एक दूसरे से ऑब्वियसली वी आर ऑल यूनिक, है ना. तो ये जो फीलिंग्स फॉर अदर पर्सन और ये सब जो कुछ होता है वो भी अलग होता है. हर दो लोग एक जैसे सोचते नहीं, हर दो लोग एक ही तरह का फिजिकल एस्पेक्ट्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होते. सेम थिंग विद दिस ऑल्सो. तो इन सिगमंड साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी उन्होंने कहा कि नो देयर आर 3 एलिमेंट्स होते हैं, यानी आईडी, द ईगो एंड द सुपर ईगो. ओके, तो उन्होंने कहा कि ये तीनों बहुत एक्ट करते हैं हमारे दिमाग में टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर. तो जो कुछ हमारे दिमाग में जो कुछ होता है ना, ईगो जो होती है, आईडी जो होता है, वो सब हमारे दिमाग के कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में उनकी इम्पैक्ट जैसा होता है उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो आईडी क्या होती है एग्जैक्टली. ही सेड द आईडी, आईडी वो होती है, द आईडी इज अ, यू कैन वेरी मच रिलेट हियर. आईडी आप अगर आपके घर में बच्चे हो और अगर आप खुद के बारे में भी याद करोगे then you will be very well understanding, I mean to say क्या, you will be very well be able to relate. Okay, so id is driven by the pleasure principle which strives for immediate gratification of all desires, wants and needs. यानी अगर मुझे कुछ चाहिए तो एंड मैं कुछ और नहीं सोचती, इमिडिएटली वो होने के लिए सोचती हूँ, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ माई डिजायर वांट, तब माई आईडी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो मेरे ह्यूमन माइंड में क्या है, आई टोल्ड यू हियर. देखो सिगमंड फ्रेंड के हिसाब से साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, उनका कहना है कि पर्सनैलिटी इज कंपोज ऑफ 3 एलिमेंट्स, द आईडी, द ईगो एंड द सुपर ईगो. वो हमारे बिहेवियर के ऊपर जो इम्पैक्ट होती हैं, राइट. सो एक एग्जाम्पल लेते हैं. If the needs are not satisfied immediately, the result is a state of anxiety or tension. तो आईडी वाली चीज जब हमारे दिमाग में होता है then क्या होते हैं, हमें कुछ दिमाग में कुछ आया, वो सेटिस्फाई होने के लिए बहुत अर्ज होती है, लेकिन अगर वो नहीं हुआ हम एंग्जाइटी में होते हैं, स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, टेंस होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, ये सब होता है. तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ ये आपको बोल दूंगी आज. लेट्स टेक आवर एग्जाम्पल. इफ वी आर हंग्री और थर्स्टी, we produce an immediate attempt to eat or drink, right. ऐसा ही होता है. मेरे पापा हैं, if he wants tea, yes he wants it, so he doesn't think much कि कौन क्या है, सो रहे, टी की टाइम टी चाहिए. तो ऐसा होता है. सो आई एम नो ऐसा जो होता है, वी कैन से दैट
कम वॉट में, बट आपका वो इमीडिएट अर्ज जो होती है, बच्चों देखो आप एग्जाम्पल, घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो उनको देखो, इफ दे वांट टू स्लीप दे कीप क्राइंग अंटिल यू पुट देम टू स्लीप। वैसे ही उनको भूख लग रहा है तो ऑब्वियसली अंटिल यू गिव देम दैट मिल्क, उनका फूड जो कुछ देना है वो रोते ही रहेंगे अंटिल द डिमांड इज सेटिस्फाई, डिमांड्स आर मेट, वो वैसे ही करते हैं। क्या हम बच्चों को कन्विंस कर पाएंगे कि रात तक वेट करो बेटा, मैं रात को आपको दूध दूंगा? क्या वो रहेगा? नहीं, अंटिल यू give him his milk or whatever his food, he will keep on crying until his demands are met. ये होती है, तो बच्चों में ये infant will cry until his needs are fulfilled. तो बच्चों में you can see this ID very visibly, बहुत visible होते हैं। that means immediate fulfilling of desires होती है। और had we been controlled entirely by the pleasure, ये इसको pleasure principle बोल, सी, ये जो प्लेजर प्रिंसिपल नहीं हो तो हम क्या करते हैं? मुझे भी भूख लग रहा है तो इमीडिएटली इफ आई वांट टू ईट आई विल नॉट थिंक एनीथिंग, आई ग्रैब इट फ्रॉम द अदर पर्सन। नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करते ना हमें। तो ये क्या ऐसी बिहेवियर कोई एक्सेप्टेबल होगा हमारे सोसाइटी में? बिल्कुल नहीं। तो लेकिन बच्चे ऐसे करते हैं, हैव यू सीन? छोटे बच्चे किसी दूसरे बच्चे के हाथ में कुछ चीज है तो उसको चाहिए तो वो छीन लेगा, है ना? तो वहां उन बच्चों का कुछ, ये ईगो सुपर ईगो वाली बात है, सिर्फ द आईडी इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। आईडी क्या करता है? ट्राइज टू रिजॉल्व द टेंशन क्रिएटेड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल थ्रू द यूज ऑफ प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, which involves forming a mental image of the desired object as a way of satisfying the need. सो आईडी ये होती है जहाँ यो और अर्जेस यू जस्ट वांट टू सेटिस्फाई। इसीलिए अगर आप देखो कि वाई दिस थियोरी, शायद आप सोच रहे होगे कि ये क्या थियोरी है, वाई, हाउ इज इट यूजफुल? आई टेल यू, आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे रेपिस्ट, वो ये ऐसे लोग जो होते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग विथ देयर मेंटल इंस्टिंक्ट जैसे बच्चे की तरह, द आईडी इज प्लेइंग अ मेजर रोल। तो that is why they are unable to control their urges, right? So they are doing mistakes, so उनका psychological ये जो problem होती है उसको correct करने के लिए ही this kind of theories have come, this theory will be of help. तो let's see, और भी देखेंगे। With the development of the ego and the super ego, it allows people to control the ID's basic instincts। यानी सिगमंड फ्रेंड ने कहा कि तीन जो होते हैं ना, आईडी होता है, ईगो होता है और सुपर ईगो। तो उनका कहना है तीनों का मिक्सचर ही हमारा बिहेवियर होती है ना? सो इट अलाउड्स पीपल टू कंट्रोल। तो अगर ईगो वाली बात एंड द सुपर ईगो इज देयर, देन वो क्या करेंगे? इट विल टेल अस कि ये सही है, ये गलत है, यहाँ रोको भाई, ये बात होती है, राइट? सो आई टेल यू नाउ व्हाट इज द ईगो। Ego is a component of personality that is responsible for dealing with reality। यानी जो कुछ है, क्या ये सही है, ये गलत है, ये सोचने वाली चीज जो होती है ना, वो इट विल टेल मी कि क्या व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। रियलिटी प्रिंसिपल बोलती है वो मुझे, बैलेंस एंड सेटिस्फाइज द आइडियज डिजायर्स इन रियलिस्टिक एंड सोशली अप्रोप्रिएट वेज। यानी मेरी ईगो मुझे बोलेगी डोंट गेट कंफ्यूज विथ द नॉर्मल ईगो। हियर द ईगो इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू फ्रेड, द ईगो डेवलप्स फ्रॉम द आईडी and ensures that the impulses of the ID can be expressed in a manner acceptable in the real world। तो इनका कहना है कि ईगो क्या करता है? वो आईडी का जो कुछ फीलिंग्स है उसको चैनलाइज करने के लिए हेल्प करता है। टेल, देखो भाई, ये इम्पल्स जो कुछ आप सोच रहे हो ये सही है, ये गलत है, अभी ऐसा नहीं करना, थोड़ी देर के बाद तुम खा सकते हो। लेट्स से आपको बहुत भूख लग रही है, क्लास में बैठे हो, आपके टीचर हैं, तो उनके सामने आप बॉक्स खोल के खा लोगे? या टीचर को भूख लग रही है, वो आपके सामने बैठ के सर फटाफट, या प्रिंसिपल मीटिंग चल रहा है तो प्रिंसिपल आप टीचर हो, मीटिंग चल रहा है, आपको बहुत भूख लग रही है, क्या आप इमीडिएटली बॉक्स खोल के खा लोगे आपका टिफिन बॉक्स? ऐसा कुछ नहीं, आप वेट करोगे मीटिंग होने तक, है ना? तब अब आपके प्लेस जाके आप खा लोगे, इजंट इट? सबके सामने थोड़ी ना। दैट मीन्स योर ईगो इज टेलिंग यू कि वेट,
मीटिंग होने दो, होने के बाद खा लेना, अभी इतना क्या जल्दी है, टेक योर टाइम। तो ये ईगो हेल्प करती है, वो रियलिटी प्रिंसिपल में रहती है और बैलेंस करती है और सोशली अप्रोप्रिएट सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए हेल्प करती है। तो ईगो फंक्शंस इन कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो ईगो कहाँ कहाँ काम करता है? कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, पूरे तीनों में इनकी फंक्शनिंग होती है। So the ego operates on the reality principles, striving to satisfy the ideas, desires in realistic, social, appropriate ways. तो ये फ्रेड कंपेयर द आईडी, तो फ्रेड ने क्या किया, इन्होंने कंपेयर किया कि आईडी टू अ हॉर्स एंड द ईगो टू अ हॉर्स राइडर। उन्होंने कहा देखो, ईगो ऐसा है कि हॉर्स, हॉर्स को कभी देखा आपने? वो ऐसे चलता रहता है, इफ यू जस्ट स्टार्ट इट ऑफ एंड लीव इट, चलता ही रहेगा। इट डजंट नो वेयर इट इज गोइंग, इट डजंट नो इट्स डेस्टिनेशन। लेकिन उसके ऊपर अगर हॉर्स राइडर बैठा तो he will know, he'll take the reins, he will control। वो हॉर्स राइडर प्रोवाइड्स पावर एंड मोशन। तो ये जो बैलेंस करती है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन से रूट में जाना है ना, हॉर्स राइडर डायरेक्शन देता है और गाइडेंस देता है। और हॉर्स में क्या होती है? पावर होती है, मोशन होती है, फटाफट, इट हैज लॉट ऑफ पावर, इट हैज गॉट लॉट ऑफ एनर्जी, चलता ही रहता है। उसको एक बैलेंसिंग देती है, गाइडेंस देता है, डायरेक्शन देता है द राइडर, है ना। So if there was no rider, what would it happen? The horse will simply wander wherever it wishes and do whatever it please, है ना। अगर हॉर्स नहीं तो कहीं भी जा सकती है, इट डजंट, उसको केयर नहीं करता ना, उसको कुछ नहीं दिखा देता, ऐसे ही जाता है हॉर्स, यू नो। बट अगर उसको डायरेक्शन दे तो सीधा जाएगा, विल रीच आवर डेस्टिनेशन, है ना। The rider would give the horse direction and commands to guide it in the direction he or she wishes to go. इमेजिन, जैसे मैं बोल रही हूँ, इमेजिन यू स्टक इन अ क्लासरूम सेशन, आपको बहुत बुक लग रही है, यही एक एग्जाम्पल मैंने दिया है अभी। जैसे मैंने स्टाफ रूम जाके स्नैक खाओगे, ऐसे हर एक जगह आई जस्ट आई टेकन एन एग्जांपल, यहाँ पे एक स्नैक का, आपके स्टाफ रूम, स्कूल, आपका एनवायरनमेंट जहाँ आप रिलेट कर पाओगे एज टीचर्स। नहीं तो हर जगह ऐसे ही होता है। आप कहीं शादी में जाते हो, यूं ही शादी जाते जाते आप डिनर के लिए नहीं जाओगे ना, आप शादी देख के उसके बाद जाओगे, है ना। ऑल दीज थिंग्स, किसी और के घर जाओगे, इफ यू लाइक देयर थिंग्स ऑल्सो, यू विल नॉट कैश देम गेट इट टू योर हाउस। प्रॉबली उनको पूछोगे कि यह आपको कहाँ मिला, कहाँ खरीदे, देन यू विल थिंक ऑफ गोइंग एंड प्लानिंग एंड बाई। यूं ही अगर उनके घर जाओगे, वो वस्तु पसंद आया तो वो लेके आओगे ना घर इमीडिएटली, विदाउट देयर परमिशन। तो ये सब होते हैं हमारे आईडी, ईगो। ईगो helps it here. Instead of acting upon the primary urges of the ID, you spend the rest of the session imagining yourself eating your favorite samosa after the session, है ना। तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं, मैं वेट करूंगा, घर आफ्टर द सेशन मैं जाके मेरा समोसा खा लूंगा। सो आप इमेजिनेशन से आपका अर्ज को सेटिस्फाई करोगे कुछ देर तक। Okay, once the session is finally over, you can seek the object you were imagining and satisfying the demands of the ID in a realistic and appropriate manner. तो ये जो होती है, the super ego helps here. तो दिस लास्ट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी जो कुछ होता है, सुपर ईगो होती है। तो ये सुपर ईगो क्या है? एंड गाइस, एक और बात, अगर इसकी नोट्स के लिए सर, ये पूरा का पूरा मेरे बुक में है, यू कैन परचेज दैट बुक आफ्टर द लॉकडाउन। तो ज़रूर, ऑल दिस नोट्स इज देयर, यू नीड नॉट राइट वन सिंगल पॉइंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर लिया। ओके और हाँ, coming to the superego, it is an aspect of personality which holds all our part of one's nature by learning और unconscious assimilation। यानी सुपर ईगो जो कुछ होता है, इट होल्ड्स ऑन पार्ट ऑफ हमारे नेचर का, हम जो हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स, हमारे आइडियाज, जो कुछ हमारे जैसे कहाँ वी वर ब्रॉट अप, हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये सब एक्ट होता है बेस्ड ऑन द सुपर ईगो। सुपर ईगो बोलेगा कि ये दिस इज एथिकल सावित्री, ये एथिकल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आपको ऐसा करना चाहिए।
दैट ऑल दोस आप कहाँ स्टैंडर्ड्स ये सब what will that say? The super ego tells us. So ये जो इंटरेक्शन ऑफ द आईडी ईगो एंड सुपर ईगो, आपको एक बात मालूम होना है कि ये what are the key points क्या है? They are not three separate entities. No defined, ऐसा नहीं कि ये अलग ईगो अलग सुपर ईगो अलग, ऐसा नहीं है. दे आर नॉट थ्री, दे आर ऑल इंटीग्रेटेड वाली होती है. डायनेमिक एस्पेक्ट्स हैं, यानी इट इज वास्ट, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड नहीं होते हैं. एंड ये इंटरेक्ट होते हैं टू इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर. With so many competing forces, it is easy to see how conflict might arise between the id ego and superego. यानी इतने जहाँ सारे फोर्सेस होते हैं हमारे दिमाग में, हमारे सोच में, क्या कितने हजारों वाली थॉट्स प्रोसेस होते हैं. ऑल दीज थिंग्स बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन हमारे आईडी का, ईगो का, सुपर ईगो. होप यू अंडरस्टूड. आईडी इज कम्प्लीटली फुल ऑफ अर्ज, है ना. ईगो टेल्स मी कि सोशली एक्सेप्टेबल वाली बिहेवियर देखो, और सुपर ईगो विल टेल मी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और क्या हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही है नहीं है, अकॉर्डिंगली हम जाते हैं. तो दिस वन मोर पॉइंट हियर वी आर डिस्कसिंग ईगो स्ट्रेंथ. तो फ्रेड केम अप विद द टर्म ईगो स्ट्रेंथ टू रिफर टू द ईगोज एबिलिटी टू फंक्शन डिस्पाइट ड्यूलिंग फोर्सेस. तो अगर हमारा ईगो स्ट्रेंथ अच्छा है तो फ्रेड का कहना है कि हम बैलेंस कर पाते हैं बिटवीन द आईडी ईगो एंड द सुपर ईगो. प्लीज मेक अ नोट. ईगो स्ट्रेंथ, ओके. हाँ, 1 second. हाँ, ईगो स्ट्रेंथ, ओके. So according to Fred, the key to a healthy personality is a balance between ID, the ego, and the superego. So a person with good ego strength is able to effectively manage his pressures. Okay. So Fred, if the ego is able to adequately moderate between the demands of reality, the ID, and the superego, a healthy and well-adjusted personality emerges. तो आदमी में अगर if I say he's got a good ego strength, इसका अर्थ ये है कि वो बैलेंस कर पा रहा है. ही इज बैलेंसिंग हिज आईडी, ईगो और सुपर ईगो. ओके. अगर उसमें कोई इम्बैलेंस हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैल एडेप्टेटिव पर्सनैलिटी. यानी दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू. आजकल बहुत क्राइम रेट जो कुछ बहुत बढ़ रहा है. कुछ लोग बहुत कुछ हम देख रहे हैं सोसाइटी में, बच्चों को वो हरास करते हैं, रेप विक्टिम, ये जो whatever you're seeing in the society which is socially unacceptable, which is causing pain लोगों के लिए, ये सब जब भी आप देखते हो कोई किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, दे आर किलिंग देम, ये जो कुछ होता है उनमें एक इम्बैलेंस होती है. दैट इज they have got a maladaptive personality उनका brought up में. नहीं तो आप देखोगे कि 90% of the cases as per the statistics, all these kind of जो कुछ करते हैं ना, all the people को harass करना, मार देना, ये सब उनका brought up में ही there's some kind of deficiency in the sense उनका ID, ego और super ego में ही जो how they are framed, कैसे मैं बोलूँ, the kind of family background, everything has an impact on them. The way they were brought up, the conditions, the environment they were brought up, all this has its impact. So coming to our maladaptive personality, an individual with an overly dominant ID, for example, might become impulsive, uncontrollable, criminals. हाँ, ये बात, ये जो criminals जो होते हैं, they all have this maladaptive personality. So the individual acts upon his or her most basic urges with no concern for whatever the behavior is appropriate. Sometimes अगर आप देखोगे खुद के पेरेंट्स को भी मार जाते हैं because they love someone. ये क्यों हो रहा है ये सब? Because they have an impulse. उस समय में वो uncontrollable हो जाते हैं, they become a criminal. वो उनके आईडी का बैलेंस नहीं होता, तो they have a maladaptive personality. An overall dominant superego, on the other hand, might lead to a personality that is extremely moralistic and judgmental. तो एक और भी होता है, अगर हम मेरा सुपर ईगो बहुत डोमिनेंट है, यानी यही सही है यही गलत है, तो मैं क्या करूंगी? जो कुछ अदर्स क्या कुछ कर रहे हैं उनको बहुत जजमेंटल हो जाती हूँ मैं. हर किसी को जज करती हूँ, ये सही है वो नहीं है, ये गलत है वो. तो वो भी एक
प्रॉब्लम हो जाती है. तो सच अ पर्सन मे बी अनएबल टू एक्सेप्ट एनीथिंग और एनीवन दैट ही और शी परसीव्स एज बैड और इमोरल. तो ये लोग जो होते हैं ना, उनकी सुपर ईगो बहुत है, तो वो नॉर्मल लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज इमोरल. तो दे टॉर्चर दी अदर्स. यस, ऐसे भी टॉर्चर कर सकते हैं लोग. अब घरों में ऐसे वाले हम वी कैन सी अ लॉट. So that is one of the key points. There's one more thing: Fred psychosexual stages of development. This is a basic stage. Five stages होते हैं: oral stage, anal stage, phallic stage, latency stage. Right? चार stages हैं. Sorry. So this also एग्जाम में कई बार, not कई बार, 3-4 बार पूछे गए हैं about this. Oral stage is the stage where birth से 1 year होता है, that is mouth sucking, swallowing, ये सब आते हैं. Anal stage potty training बच्चों में वो सब आता है. Phallic stage होती है sensitivity that becomes concentrated in the genitals, masturbation जो कुछ होता है, they look for a new source of pleasure जो कुछ होता है. फ्रेड ने कहा उसको ओडीपीएस कॉम्प्लेक्स बॉयज में ये होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं गर्ल्स में. तो ये जो होता है which involves a child adopting the character of the same sex parent. तो दिस इज रिजॉल्व थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन. वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वे फीमेल है मेल, उसके हिसाब से दे ट्राई टू द चाइल्ड एडॉप्ट्स उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह ये भी करना चाहते हैं. और एक और स्टेज होती है लैटेंसी स्टेज. ये होती है 6 years to puberty. Latent means hidden. No further psychosexual development takes place during this stage. The libido is dormant. Libido आपको याद है, an urge, sexual desire जो कुछ होता है वो अभी dormant है, यानी calm in the stage. 6 years से puberty तक बच्चे are more engaged in play and all activities. So उनका ये feelings जो कुछ होते हैं libido वाली feelings कम होते हैं. Only in the adolescent stage से फिर से वो dominant होते हैं, dormant होते हैं. No, they are not dormant. Libido is dormant means it is silent. Okay. So Fred thought that the most sexual impulses are repressed during the latent stage and sexual energy can be sublimated. Yani, please refer to defense mechanism, sublimated defense mechanism में मैंने आपको सिखाई the previous video of this. If you want to know more again फिर से. Okay. Then you have this genital stage होती है जहाँ ये होती है लास्ट स्टेज ऑफ फ्रेड साइकोसेक्सुअल थियोरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट दैट बिगिंस इन प्यूबर्टी होती है. ये जहाँ टाइम ऑफ एडोलसेंस सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन जो कुछ होता है बच्चों, दिस इज द एज वेयर प्यूबर्टी से अडल्टहुड तक दे उनका अर्ज थोड़ा ज़्यादा होता है एंड दे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर साइकोसोशल डेवलपमेंट. फ्रेड्स साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो कुछ है, ऑल दी स्टेजेस कम इन टू द पिक्चर. Oral stage, anal stage, phallic stage, latency stage and genital stage. 5 जैसे मैं बोल रही थी ना, 5, there are 5 stages. Okay. This is one key point that you have to remember. You should be thorough with this. What is maladaptive personality आपको याद रखना चाहिए. What is ego strength you should know. And exclusively ये जो पीछे ID, ego, super ego, वो आपको ये इनका पूरा मीनिंग समझ में आ गया. दिस इज अ फिगर विच टेल्स यू कि आईडी क्या होती है. आईडी अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड. हमारा जो माइंड है, तो सुपर ईगो इज द गुडी गुडी वन जो कुछ होता है सुपर ईगो दैट टेल्स राइट है क्या रॉन्ग है. आईडी इट इज ओनली ऑल अबाउट अर्जेस. ईगो इज अ जनरल थिंग जो बोलता है कि ये सही है, ये गलत है, लेट्स वेट, बैलेंस, लेट्स मैनेज, ये वाली बात जो कुछ होता है दैट इज योर ईगो. ओके. सो होप आई एम क्लियर माय डियर फ्रेंड्स विद. अगर आपको कोई डाउट्स है फील फ्री टू राइट डाउन टू मी कमेंट बॉक्स में. और इन सब के इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहे तो इट इज़ एब्सोल्युटली अवेलेबल इन माय बुक. यू कैन परचेज दैट. ई कॉपी तो अभी अवेलेबल है. इफ़ यू वांट द हार्ड कॉपी लॉकडाउन के बाद ज़रूर परचेज कर दीजिए. ओके. सी यू देन. टेक केयर. बाय बाय.